ओके, कम टू पेज नंबर 5.6, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो कल पहला ऑब्जेक्टिव अपन ने कौन सा देखा? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव। बोले तो कौन सा वाला देखा था? उसके अंदर सबसे पहले देखा था अपन ने सर्वाइवल, फिर देखा ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ऑब्वियस है, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले सर्वाइवल नेसेसरी है, फिर ग्रोथ और एक्सपांशन। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव आएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेस तो तेरा चल गया ना, सर्वाइव कर लिया ना तूने तेरे बिजनेस को, अब इसको तू और ग्रो कर और इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। This relate to profit maximization objective and behavior of business firm, which forms one of the basic assumption of microeconomic theory। कुछ नहीं है, वो बोल रहा है प्रॉफिट कमाओ। समझा? ज्यादा खींचना नहीं इस पॉइंट को, प्रॉफिट कमाओ। सोशल ऑब्जेक्टिव, ऋतिक व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव? पाटिल कटिंग करके आया, स्टाइल करके आया, आज थोड़ा अलग लग रहा है। तुम लोग रोटेशन में आगे आगे आते हो क्या? कुछ आगे वाले पीछे इस तरीके से? वो फर्स्ट बेंच थे ना कल, तो आज लास्ट चले गए। रोटेशन हो रहा है शायद, कांस्टेंट है। देखो देखो पढ़ रहा है वो, बिना पढ़े बता। 12th पास किया ना अब तो? बोले तो द ऑब्जेक्टिव देखो यार, वी आर यूजिंग द रिसोर्सेस बिलोंगिंग टू सोसाइटी। हंसो मत। वी आर यूजिंग द रिसोर्सेस विच बिलोंग टू आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी की तरफ अपनी ऑब्लिगेशन है। ऑल्दो वी आर पेइंग फॉर दोज रिसोर्सेज, बट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी को वो सारी चीजें वापस प्रोवाइड करी जाए इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपनी। डू यू नो अबाउट CSR? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है? नाम से समझ में आ रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट वाले लोग रहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? कंपनीज वगैरह, ठीक है। सोशल वर्ड तो समझता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉर्पोरेट की सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेक्शन डाला है, जिसके थ्रू क्या बोलते हैं वो, तुम्हारी कंपनी के, सुनना, तुम्हारी कंपनी के पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज तुम्हें मैंडेटरीली कुछ चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, लेकिन सारा प्रॉफिट मालिक लेकर चला जाता है, सोसाइटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए ये CSR एक्टिविटी करते हैं। CSR एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है? कोई स्कूल बना दिया, ठीक है, और कोई रोड बना दिया कहीं का, कोई भी टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये अभी मैंडेटरी भी कर दिया है। तो कोई भी कॉर्पोरेट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यही है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट वी आर स्टडिंग कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या भाई, अपने बिजनेस को चला, सर्वाइव कर, ग्रो कर, एक्सपांड कर। उसके बाद क्या, प्रॉफिट कमा। प्रॉफिट कमाने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट खुद मत ले जा, क्या कर, सोसाइटी को भी दे। क्यों देना भाई सोसाइटी को? अरे तू जो रिसोर्सेस यूज कर रहा है वो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, बराबर है कि नहीं? बराबर है या नहीं? ये जो रिसोर्सेस है किसको बिलोंग करते हैं? ये जो लाइट है किसको बिलोंग करती है? लॉजिकली सोचो, इस पे हक किसका है? अभी वो बताओ किसका हक है। तो ये डिस्कशन से समझ में आएगा कि ये सोसाइटी का है या विशाल सर का है। डिस्कशन से ही समझ में आएगा किसका है ये। हमारा है। अरे हाँ, अल्टीमेटली तो सोसाइटी का ही है, और तुम सोसाइटी का पार्ट हो, भले खराब पार्ट हो सोसाइटी का, पर हो तो सही पार्ट। तो ये बल्ब बिलोंग करता है विशाल सर को। ये ट्यूबलाइट जो भी है विशाल सर की है, क्योंकि उन्होंने इसके पैसे दिए हैं। पर ये आया कहाँ से? अर्थ से आया है। अब बोलना, ये मत बोलना कि खोद के निकाला क्या जमीन से, नहीं। अपन ने पढ़ा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सारी चीजें डल के ये एक ट्यूबलाइट बनी, और इसके लिए उन्होंने पे किया। पे किसको किया? जिससे अपन ने खरीदा है। तो बेसिकली ये जो रिसोर्सेस, ये जितना भी तुम्हारा ये लैंड था, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी रिसोर्सेस थे, ये बिलोंग करते थे सोसाइटी को, और अपन ने कुछ चार्ज पे करके वो लिया है। अल्टीमेटली सोसाइटी को बिलोंग करता था।
तो अब अगर अपन प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को वापस दिया जाए। समझा क्या? देगा क्या तू? बता ना, कुछ करता है क्या सोसाइटी के लिए? क्या किया है सोसाइटी के लिए? कुछ नहीं किया। किया क्या तुम लोगों ने सोसाइटी के लिए? कुछ नहीं। क्या किया है बता? प्रजय, क्या किया सोसाइटी के लिए तूने? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है तुम लोगों ने। सर आपने क्या किया है? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, करता हूं ना, मैं करता हूं सोसाइटी के लिए। क्यों नहीं करता? आई पे टैक्स। टैक्स पे करके क्या होता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। जितना भी 40-50% भ्रष्टाचार के थ्रू जाने के बाद जो बचता है वो सोसाइटी को तो जा रहा है। ये जो तुम रोड पे चल रहे हो ना, मेरे पैसों का है। हाँ, मालूम क्या है उसमें? मेरा भी पैसा। इतना टैक्स भर रहा हूं मैं। सडनली कल पेमेंट हो गया मेरा, देखो कपड़े वगैरह भी चेंज हो गए एक तरह से। अब नहीं सो रहा मैं रेलवे स्टेशन पे, टैक्स भर रहा हूं अब मैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, एन एंटरप्राइज लिव्स इन अ सोसाइटी एंड कैन ग्रो ओनली, ध्यान देना, and can grow only if we meet the needs of society. Some of the major social obligation of the business would to avoid profiteering and anti-social activity. तो देखो भाई, वो क्या बोल रहा है? सोसाइटी को जरूरी नहीं है कि तुम तुम्हारी जेब में से कुछ निकाल के दो। कुछ गलत काम नहीं करो ना, वो भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। लेट अस से ये बहुत भ्रष्टाचार करता है, बहुत करप्शन है इसके, ये चलता है ना, तो पीछे इसकी परछाई नहीं, करप्शन चलता है। इतना करप्शन करता है, ये गलत कर रहा है ना सोसाइटी के लिए। बराबर है? तूने करप्शन करना छोड़ दिया, मतलब कुछ अच्छा किया ना तूने सोसाइटी के लिए, तो इस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सही इंसान को वोट देकर अगर चुनोगे तो वो भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। बराबर है कि नहीं? कहां गए अपने? यही है। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द सोसाइटी। म्हणजे अपने पाहुने लोगों को जॉब मत दो, जो डिजर्विंग है उनको दो। प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। सारा काम मैं ही कर लूंगा ऐसा मत करो। घर में कारपेंटर भी मैं ही, झाड़ू वाला भी मैं ही, सफाई वाला भी मैं ही, प्लम्बर भी मैं ही, ये मत करो। ठीक है? प्रॉपर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और डिजर्विंग लोगों को रोल दो। बोले तो आरक्षण हटाओ। टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनअडल्ट्रेटेड गुड, दूध में पानी मत मिलाओ। वही बोल रहे हैं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनअडल्ट्रेटेड गुड, मतलब अगर तुम कोई चीज चार्ज कर रहे हो, तुम भी बोल सकते हो सर आप फीस तो 40,000 ले रहे हो हमसे, पर पढ़ा कुछ भी नहीं रहे, घंटा पढ़ा रहे हो। ऐसा अगर होता तो तुम बोल सकते थे। बराबर है कि नहीं? तो मेरा यही कहने का मतलब है, मैं देखो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, अनअडल्ट्रेटेड सर्विस दे रहा हूं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा हूं इसके अंदर। बराबर है कि नहीं? कॉलर नहीं है आज। टू एंश्योर दैट एंटरप्राइज आउटपुट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, पोल्यूशन भी नहीं करने का। समझे क्या? कम खाओ, कम पोल्यूशन करो। वाटर, नॉइस, कुछ भी आड़ी टेढ़ी आवाजें निकालने वाला, देखो नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी नहीं करना, लिखा है वहां पे, अब भी लिखा है। ये तुम देखो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रही हो। टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल, लोगों की जिंदगी सुधारो, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करो। ठीक है? समझ रहे हो कैसे कर सकते हो? ये पुराने कपड़े जाके डोनेट कर दो। तुम नहीं, तुम 4 कपड़े लेकर ही आए हो घर से, तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े नहीं है। मेरे पास भी, जब मैं आया था हॉस्टल में रहता था, ज्यादा कपड़े नहीं थे। तुम्हारे बैग पड़ा होगा एक एक्स्ट्रा, जाके कर दो डोनेट गरीबों को। ये देखो चौथी शर्ट है इसकी, ये पूरे 2 महीने के अंदर, मेरी 5वीं है ये। तो हमारे पास ऑलरेडी कपड़े नहीं है, तुम लोगों के पास बहुत रहते। करो सोसाइटी के लिए कुछ करो। जमीर जागा कि नहीं? नहीं सर अभी लंच किया, अभी कैसे जागेगा? बाद में 1 घंटे बाद, मैथ्स के टाइम जागता है वो। मैथ्स खत्म? नहीं, मैं ले ही नहीं सकता, मेरा लेक्चर रहता है इसके बाद, मालूम है मेरे को, लेकिन लेक्चर 4:30 बजे रहता है मेरा, बहुत दूर है।
ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन के लिए भी ऑब्जेक्टिव है। इतने ऑब्जेक्टिव थे कि एक आदमी ने तो बीइंग ह्यूमन बना दिया, इतना ज्यादा उसने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। क्या होगा इस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर? प्रतीक, बिना देखे दिमाग लगाओ, बुक बंद करो, बुक बंद करो। बुक क्यों ओपन है? पढ़ रहा हूं ना मैं तुम्हारे लिए। भरोसे के काबिल नहीं हो तुम। तेरे चश्मे में मेरे को रिफ्लेक्शन दिख रहा था तेरी दरिंदगी का। चल हाँ, क्या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा हो तो डोनेट कर देना। मेरे पास फैट ज्यादा है बॉडी में, डोनेट करूं? अबे क्या डोनेट करना है? एक पिक्चर भी थी विकी डोनर। क्या डोनेट मतलब? वो तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ गया। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या? प्रजय हंस रहा है बहुत। क्या है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव? क्या? किडनी? नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। सोसाइटी के लिए कुछ तो करो देवी। सोनाली, क्या है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव? एक काम करते हैं, 10 मिनट तुम्हारा हंसने के बाद फिर वापस आएंगे। चलो तुम बताओ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? रुक जाओ, अभी उनका हंस के हो गया। हाँ हाँ बोलो अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। वो तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आ गया ना। एक एग्जांपल वो हो सकता है, प्रॉपर रिवॉर्ड और रेम्यूनरेशन पे करना किसी की सर्विसेज के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को बराबर छुट्टी देना। अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको भी छुट्टी देना, मतलब कभी लेने देना जिंदगी में। अभी फिर नवंबर तक की छुट्टी ले लेते हैं। मैं अभी मुंह बंद। इसके अलावा प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये भी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकता है। सोशल में भी आ रहा है लेकिन ह्यूमन में भी आ रहा है। इट इज मोर पर्टिकुलर टू ह्यूमन। ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर ना एक्सप्लॉइट नहीं करना किसी को, मतलब ये बारिक ये छोटू इधर आ करके आके तंग नहीं करना हर एक को। ये इन दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट है, कभी देखना। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मीन्स एनी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ह्यूमन। ठीक है, उसके अंदर आ सकता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी अपना वर्कफोर्स है ना, उसके लिए भी एम्प्लॉय को बराबर छुट्टी देना, पीएफ देना, उसको लीव ट्रैवल अलाउंस देना, बराबर है। उससे 8 घंटे या 10 घंटे के ऊपर काम नहीं करवाना, जो भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जो भी नॉर्म्स रहेंगे। तो ये सारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। विल रीड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पहला वाला, टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉय, मतलब अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो। टू प्रोवाइड फेयर डील एंड ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे सबको सही तरीके से सही ट्रीटमेंट देना। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन मैटर अफेक्टिंग देम। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं जिस चीज से तुम लोगों का फर्क पड़ता है उसमें तुम्हारा ओपिनियन लूं, मतलब अगर ये क्लास लेनी है या नहीं लेनी है मैं तुमसे पूछ के लूं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं नहीं मानता, अगली बार पॉइंट ही डिलीट कर रहा हूं मैं, समझ रहे। टू मेक द जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो लोग जॉब क्यों करते हैं? पैसे के लिए। लेकिन एक काम मोनोटोनस करते 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 बोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि लोग यार मेरी जॉब बहुत बोरिंग है, बराबर। वो कौन लोग रहते हैं जिनकी जॉब में कोई चैलेंजेस नहीं रहते हैं? इज चैलेंज गुड इन लाइफ और बैड थिंग? इतना चैलेंज आ रहा है कि 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है तुमको,
चैलेंजेस यही तो होते हैं। फिर गुड क्या हो गया? हाँ, चैलेंज मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे ही हो जा रहा है उसको चैलेंज थोड़ी बोलेंगे। जो तुम्हारे को हिला के रख दे, तुमको सेंट्रल शॉक से भी ज्यादा शॉक दे जो चीज, बातें मत करो। लास्ट बेंच आ जाओ, आगे आ जाओ, 2 जन आगे आ जाओ, एक इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सच्ची। और उसको रूम फ्रेशनर का बोलो। टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटी इन एम्प्लॉय, क्या बोल रहे हैं ये? तुम्हारे अंदर नई स्किल्स डेवलप करो, यही तो मेरा काम है। बराबर है कि नहीं? कोई छुट्टी नहीं। एंड प्रोवाइड वर्क क्लाइमेट इन विच दे विल ग्रो एज मैच्योर एंड प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तुम्हें प्रोडक्टिव बनाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सोसाइटी के लिए। ऐसे ही कहीं दूसरी जगह से पढ़ के से पास हुआ है तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, समझ रहे हो? तुम्हें इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट से टच करवा रहा हूँ। हाँ, टू एनेबल एम्प्लॉयज एंजॉय अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा इंप्रूव होने दो। तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होना चाहिए। क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? अभिजीत, क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? और फोन आया नया? जब तेरा फोन आएगा तभी मैं पार्टी दे दूंगा तुम्हारा। हाँ, क्या बोल रहे थे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? कैसे बढ़ता है लिविंग स्टैंडर्ड? इनकम बढ़ने से। पैसा तो कई लोगों के पास है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता नहीं है। पैसा खर्च करना भी एक आर्ट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये आर्ट में अपन बाप है लेकिन पैसे ही नहीं है अपने पास। बराबर है कि नहीं? पैसा खर्च कैसे करना है अपने से पूछो। अपने यहाँ सिर्फ एक ही अमीर आदमी है, लास्ट बेंच पे अकेला बैठा है, देखो शांति से। उसकी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं अपन जब भी पैसे की बात करते हैं। 500 रुपए में महीना निकालने के लिए 500 में महीना निकालने के लिए बोलते हैं, ऐसा वो बोलता है। यकीन नहीं करते। कितने मिलते होंगे उसको? लगभग खर्चे के हिसाब से उसके 500 ही मिलते हैं। अरे रे, अब ज्यादा मिलेंगे, इंक्रीमेंट टू अच्छे परसेंटेज आने के कारण। सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ेगा, इसको बोनस बोलते हैं। 1 महीने सिर्फ ज्यादा मिला उसको बोनस, ज्यादा खुश नहीं होने का। ऐसे ही होता है। तुम कॉर्पोरेट में भी काम करते हो ना, तो बेसिकली तुमको क्या देंगे? सैलरी देंगे 11-12 महीने बाद। जब तुम थक जाओगे ना, महीने में एक अकाउंट में एक बार महीने के अंदर थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा, मोटिवेटेड रहोगे, फिर साल भर नहीं छोड़ोगे। और वो उसी टाइम पे बोनस देते हैं जिस टाइम पे सबसे ज्यादा बाहर जॉब ओपनिंग्स रहती है। बोले तो बाहर जब सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, तुमको मालूम है क्या, हर साल थ्रू आउट द ईयर नहीं रहती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम ही रहता है। हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। अब सीए के अंदर मान लो जुलाई अक्टूबर वाले सीजन बहुत हेक्टिक है, तो उसी टाइम पे ज्वाइनिंग होती है। बराबर, तो मार्केट में सीए के जॉब तब ओपन होते हैं, तो उसी टाइम पे बराबर बोनस देंगे। साल भर नहीं देंगे, साल भर तेको चिराग की तरह घिस घिस कर फ्लैट कर देंगे, और बाद में मांगेंगे तो तुमको बोलेंगे कि बोनस देते रुक जा, और फिर ये बंदा रुक जाएगा। बाहर अपॉर्चुनिटी भी खत्म, साल भर तक फिर घिसो इसको। टू सिक्योर द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय, पढ़ो ये पॉइंट पढ़ो। टू सिक्योर द लॉयल्टी एंड सपोर्ट, लॉयल्टी चाहिए मेरे को, तुम लोग साला लॉयल्टी नहीं देते। रॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी, लॉयल बोले तो ईमानदारी, मेरे प्रति वफादारी रखो। है क्या किसी में? ये 3 लोगों ने तो बेच खाई है लॉयल्टी, ठीक है। ये लॉयल्टी बेचकर ही इंस्टीट्यूट में चक्कर काटने गए थे उस रिक्शा के पैसे से। तू भी ना, वो दो, तेरे में तो थी ही नहीं। बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटी टूवर्ड्स देम। अच्छा चलो, अपन ने किस किस के लिए कर लिया अभी? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव कर लिया बिजनेस के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कर लिया एंटरप्रेन्योर के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव कर लिया सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के अंदर क्या हो सकता है? क्या शुक्रवार पेट मेरी सोसाइटी है? हाँ है। क्या महाराष्ट्र मेरे लिए सोसाइटी है? क्या हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या सिख ईसाई समाज मेरे लिए सोसाइटी है? हाँ है, ठीक है, वो भी कर दिया। अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रख लिया मैंने। अब नेशन का क्या? तो अब नेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? कंट्रीब्यूट करेंगे जीडीपी के अंदर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, इज इट गुड और बैड? बोलो, व्हाट हैपेंस विथ इंटरनेशनल ट्रेड?
क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट इज गुड और इंपोर्ट इज गुड? एक्सपोर्ट. वाई? फॉरेन करेंसी आती है और फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ता है अपने पास. ठीक है, तो तुम्हारा नेशनल ऑब्जेक्टिव में ये भी रहेगा कि देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना. कैसे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट करके ज़्यादा बढ़ेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन होगा या नहीं होगा, पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्टिव जो नेशन के टूवर्ड्स अपन वर्क कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल ऑब्जेक्टिव. पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी. इसका मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी. नेशन डिसाइड करता है कि मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है. फिर नेशनल प्रायोरिटी क्या? समर चल रहे हैं, बराबर है. ऐसे टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे चलो बिजनेस अपने को ओपन करना है अपनी कंट्री में. अपनी नहीं, भगवान ना करे अपनी कंट्री में कभी सूखा पड़े, लेकिन कोई कंट्री है जहां सूखा पड़ रहा है, पानी बहुत रेयर है और स्केर्स है, ठीक है, और तुम वहां पे वाटर पार्क खोले जा रहे हो, तो भाई तुमको रोकने वाला तो कोई नहीं है क्योंकि तुम पैसा दे रहे हो. बट क्या तुम नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो? नहीं. वही अगर मान लो पानी किसानों को मिलेगा तो कम से कम अपनी कंट्री ग्रो करेगी, बराबर है. तो वो आता है कि नेशनल प्रायोरिटी क्या है. सूखा पड़ा है कहाँ पे, तो अपना प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या प्रोडक्शन की, कि भाई मैं ऐसी कोई एक्टिविटी में ना चले जाऊं जिसमें पानी वेस्ट हो रहा है. और कहाँ पे पानी वेस्ट होता है ऐसा? स्विमिंग पूल्स खोल दिए बड़े बड़े, जबरदस्ती काय को करने का, नहा रहे ना लोग पसीने से, पानी की क्या जरूरत है? तो नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से. टू रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द वर्कर एंड टू प्रोग्रेस. ये सोशल ऑब्जेक्टिव में भी आया था पॉइंट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में भी आया था और नेशनल ऑब्जेक्टिव में भी आया था कि इक्वालिटी प्रोवाइड करो, वुमेन को राइट दो. टू हेल्प द कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन. यश क्या बोल रहे हैं ये और क्यों बोल रहे हैं ये? काय को बनना अपने को सेल्फ रिलायंट? सब काम खुद ही करने का, ऐसे कैसे, क्यों करने का? बहुत सवाल हो गए, जवाब दो. सिर्फ स्माइल करता है वो. मैं उससे कुछ भी पूछूं ना, तुम लोग तो देख नहीं सकते उसके एक्सप्रेशन, सिर्फ स्माइल करेगा मेरे को देख के. एक किसका सिर आ रहा है यहाँ पे, सिर झुका दो. जा तू लास्ट बेंच पे, लास्ट. क्यों बनना है अपने को सेल्फ रिलायंट? अमृता, कल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तुमसे, क्यों बनना है अपने नेशन को सेल्फ रिलायंट? रुचा हंस रही, इसके बाद वो आंसर देगी, इसके बाद तुम, उसके बाद तुम्हारे पीछे वाली. हंसी बहुत आ रही है, तुम आंसर करोगे, जो हंसेगा उससे आंसर. वो देखो दोनों चुप बैठ गई, पीछे वाली. उसके बाद तुम. अब सेल्फ रिलायंट नहीं समझ पाई तो यश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट? इंडिपेंडेंट. क्या होता है सेल्फ रिलायंट का मतलब? सेल्फ रिलायंट पार्थ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट? पार्थ सही एग्जाम्पल देके समझाना है इस बार हमें. सेल्फ रिलायंट का क्या मतलब है? हम दूसरे एग्जाम्पल नहीं समझना चाहते. ठाकुर देखा है? ठाकुर तुमने, जिसके हाथ नहीं थे शोले में, कितनी तकलीफ होती थी वो बंदे को. वो सेल्फ रिलायंट नहीं था, खुद पे डिपेंडेंट नहीं था, उसकी हर मजबूरी में दूसरे को शामिल होना पड़ता था. समझ रहे हो? तो नेशन भी बोलता है भाई मेरे को ठाकुर जैसा नहीं बनना है, पाकिस्तान जैसा नहीं बनना है, बराबर है, हर चीज के लिए चाइना के सामने कटोरा लेकर जाओ, वैसा नहीं बनना है. तो हम हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे. कैसे बनाएंगे सेल्फ रिलायंट? जब ये क्लास के युवक नौजवान छुट्टी पे छुट्टी मांग रहे, कैसा मेरे देश आगे बढ़ेगा? बताओ. कोई छुट्टी नहीं, संडे भी अब काम करेंगे. विल मेक आवर नेशन सेल्फ रिलायंट. बराबर है कि जस्सी? नहीं.
छुट्टी देखो, देश का युवा कैसा हो, तेरे जैसा आलसी हो। क्या होता है? ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पर है, देखो ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पे ही अटका हुआ है। और नेशन कहा गया, पापा को बुलाना पड़ेगा तेरे, सबको यहाँ पे पेट्रियोटिक बना देंगे। सेल्फ रिलायंट, वी वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट। देखो पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट किया था अपन ने, मालूम क्या? अगर जिसको नहीं मालूम, जॉन इब्राहिम की एक पिक्चर भी आई थी, क्या नाम था? परमाणु। क्या हुआ था उसके अंदर? दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रही थी और अपन को टेस्ट भी करने नहीं दे रहे थे। तो अपन हमेशा दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहते, क्योंकि अपने को डर रहता भाई हम फाइट करने के लिए किसी के साथ रेडी नहीं है। वो टेस्ट करने के बाद अपने को समझ में आया दैट वी आर रेडी, बराबर है। और उसके बाद से इंडिया के देखो ना फेस चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। अब दूसरा एग्जाम्पल सेल्फ रिलायंट का क्या है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो और इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है। तुमको कोई आइडिया है कि चाइना क्यों मरता है यहाँ पे, क्यों मुंह मारता है इंडिया में? वो क्योंकि उसको मालूम है इंडिया जैसे इतना बड़ा मार्केट कोई नहीं, यहाँ इतने येड़े है ना, कुछ भी बेचो खरीद लेंगे, ठीक है, बराबर है ना। अपने को चाहिए बकरे और इंडिया में कम बकरे हैं क्या? तो सेल्फ रिलायंट का मतलब है भाई तुम तुम्हारे नेशन को सेल्फ रिलायंट बनाओ, खुद का काम खुद ही कर लो। कल करके तुम्हारे किसी नेशन के साथ अगर मान लो संबंध अच्छे नहीं रह जाते हैं, पाकिस्तान के जैसे इंडिया के साथ नहीं, अगर मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते, फायदा किसको होता है इसमें? पाकिस्तान को ही, ठीक है। तो वो सेल्फ रिलायंट नहीं है, एक तो उसको दूसरे के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। तो ऐसा अपना भी हो सकता है कि अपने दूसरे नेशन के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, उस टाइम पे क्या करेंगे अपन? उस टाइम पे अपने को सेल्फ रिलायंट रहना चाहिए। अब सेल्फ रिलायंट बनेंगे कैसे? अपन जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस करो, ठीक है। जो साइंटिस्ट वगैरह अपने बाहर जाते हैं उनको यहीं पे रिटेन करो। जो लोग छुट्टियां मांगते हैं उनको बोलो नहीं तुम संडे को भी आके पढ़ाई करो, कर सकते हैं ना अपन। तो इससे नेशन सेल्फ रिलायंट बनेगा अपना। To train the country's youth and contribute in skill formation for economic growth and development. This is what the mission or vision of our government is, कि अपने जो युवक है, युवा लोग हैं, उनको ट्रेन किया जाए, स्किल डेवलपमेंट दी जाए। कंस्ट्रेन, तुम बोलो कंस्ट्रेन। हाँ तुम क्या नहीं, क्या पूछने तो दो मेरे को। कंस्ट्रेन, तुमको क्या लगता है ये एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपना एंटरप्रेन्योर है, उसको कुछ तो भी कंस्ट्रेन आते होंगे क्या? उसकी लाइफ में कुछ परेशानियां चलती होगी क्या उसकी जिंदगी में? खुजली, मस्ती, ठीक है, डायबिटीज, बीपी की बीमारी, ये वाले कंस्ट्रेन नहीं। इसके अलावा जो उसके ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आती होगी क्या? आती होगी। फिर ना क्यों बोल रही थी कंस्ट्रेंट? क्वेश्चन भी पूछने नहीं दिया, मैंने नाम लिया, नहीं बोलूंगी। कंस्ट्रेंट मींस प्रॉब्लम। भाई अपने ऑब्जेक्टिव बहुत है, हसरतें बहुत है हमारी, पर औकात कम है, तो कंस्ट्रेंट आ जाता है। देखो कई लोगों को ना कुछ लेने की इच्छा होती है, पर कंस्ट्रेंट आता है बजट का, ठीक है, बराबर है। इसको इसकी पसंद की लड़की से शादी करनी है, पर पापा बोल रहे कुंडली मैच कर। पहले कास्ट ने धोखा दिया, बाद में कुंडली ने धोखा दिया, वो भी कंस्ट्रेन आ रहा है। तो ये बेचारे एंटरप्रेन्योर को कितने कंस्ट्रेन आते होंगे, अपने को वो भी पढ़ना है। देश के लिए कुछ करना चाहता है, विपक्ष वाले रोक देते हैं हमको। तो उसी तरीके से अपने अपोजिशन बोलते हैं या कॉम्पिटिटर बोले, वो भी अपने को प्रॉब्लम देते हैं। प्लस कई बार मेरी कंट्री के अंदर ना, चलो तुम लोग भी अगर मान लो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो तुम्हारे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारे बहुत सही है, बिजनेस ग्रो करना, सर्वाइव करना, इनकम कमाना, नेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सारे पूरे करना, पर इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा हमारी कंट्री का, ये भी एक कंस्ट्रेन है। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तुमको मालूम क्या? क्या मालूम? तुम वो टाइम पे पैदा हुए हो जब तो 4G वगैरह आ चुका था। 4G चलो अभी तो, जब से तुम्हारे हाथ में फोन आया तब से 4G वगैरह तो है। हम वो टाइम पे पैदा हुए जब स्नेक खेलते थे हम, मालूम क्या स्नेक वाला गेम, ठीक है। कितना दुख है हमारी जिंदगी में,
तो तुमने कहा कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करी, ये सिर्फ कहने की बात है कि इंडिया में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अभी सब अपडेटेड टेक्नोलॉजीज ही हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? मजदूर लोग तो परेशान करते हैं, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते नहीं है। मुझको बनानी है एक मशीन, कौन सी मशीन बनानी है बताओ? आलू वाली मशीन बनानी है, पर ऐसा मेरे को रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है जिससे इधर आलू डालो इधर से सोना निकल के आ जाएगा। बराबर, जोक्स अपार्ट, मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मिल पाते। मैं बोल रहा हूं कि लेट अस से आई वांट टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, लेकिन मेरे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो वो मटेरियल ही नहीं मिल रहा इंडिया के अंदर या मेरी कंट्री के अंदर। लेबर बोलता है नहीं पहले मैं लेबर यूनियन बनाऊंगा फिर काम करूंगा, पहले छुट्टी दे फिर काम करूंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तंग कर रहे हैं। ठीक है, जेसीबी अवेलेबल नहीं है, कैपिटल गुड है ना जेसीबी, वो तो खुदाई हो रही है वहां पे कहीं पे, तो भी तो मेरे को जेसीबी भी अवेलेबल नहीं, मतलब क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं कई बार मिलते, ये भी तो एक कंस्ट्रेंट है। टेक्नोलॉजी एक बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने एक बोला, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखो लेट अस से मुझे सीए फाउंडेशन की क्लासेस कंडक्ट करनी है, बराबर है, सीए फाउंडेशन की क्लासेस कंडक्ट करनी है और मैं सोच रहा हूं एक बहुत बड़ा प्रीमाइस ले लूं। मैंने बहुत बड़ा प्रीमाइस ले लिया 400 लोगों की कैपेसिटी का, और दूसरा भी एक प्रीमाइस था 40 लोगों की कैपेसिटी का। अब ये दो कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है बताओ? सिटिंग कैपेसिटी में मुझको क्या फर्क पड़ने वाला है? 400 का लूं या 40 का लूं, एक ही बात है ना मेरे लिए। क्या एक ही बात है? हाँ, हर चीज में हाँ बोलना। क्यों अलग है? रेंट पे ले रहा हूं मैं, रेंट कॉस्ट अलग होगी। तो मैंने 400 वाला क्यों लिया? मेरे में तो मस्ती है नहीं, क्यों लिया होगा मैंने 400 वाला? इनकम ज्यादा बनेगी, या मैं ऐसे बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा आएंगी एक्सपेक्टेड है। पर मुझे पता चला इस साल पूरे के पूरे पूना में ही 200 लोगों ने एनरोल किया है, और उसमें से भी आएंगे मेरे पास 40। तो बेसिकली मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची, तो ये इंफॉर्मेशन फेलियर भी हो सकता है। लेटेस्ट से एक एंटरप्रेन्योर है, वो सोच रहा है कि इस साल ना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मोबाइल की डिमांड ज्यादा इंक्रीज होने वाली, 20 टाइम्स इंक्रीज होने वाली, कुछ भी हो सकता है, और उसके पास वो गलत इंफॉर्मेशन आई। ये 10 टाइम्स या 20 टाइम्स की इंफॉर्मेशन है ना, ये उसने मार्केट से ली और ये गलत इंफॉर्मेशन आई उसको। गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या होगा? गलत प्रोडक्शन हो जाएगा और कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज तक पहुंच सकती है। इतना ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करके क्या करेगा? क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट कैसे करेगा? कोई इंपोर्ट करने के लिए है ही नहीं बाकी की कंट्री में। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? बच गया, 5000 का पेन है, बच गया। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? ये इंडिया है अपना, नीचे का साइड इंडिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? बाहर बोले तो दूसरी कंट्री में भेजना। ये इधर एक चूहे जैसा एक देश है, कौन सा है ये? श्रीलंका में। ड्राइंग इंप्रूव हुई ना? बहुत प्रैक्टिस है, मैंने बोला मैं बदल गया, तुम लोगों ने याद नहीं किया ना मुझको। अभी देखो एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? इधर से गुड्स निकालने और इधर भेज देने, ये बोल रहे हो ना तुम एक्सपोर्ट? गलत। ये तो एक्सपोर्ट भी हो गया और इंपोर्ट भी हो गया। एक्सपोर्ट मतलब सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी को क्रॉस करके जाना। ये जो तुमने बोला ना दिस इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट पूछा। एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ कंट्री से बाहर जाना गुड्स, नॉट नेसेसरी कि किसी ने उसको इंपोर्ट करना। सर ऐसा होगा क्या? तुम्हारे में मस्ती रही तो तुम क्या कर दोगे? डुबा दोगे वहां पे गुड्स को? सर हम गुड्स को क्यों डुबाएंगे, इतने तो बावले हैं नहीं हम। इतने शाणे नहीं हो तुम, बावले की बात छोड़, तुम शाणे नहीं हो। लोग क्या करते थे, ये आउट ऑफ ट्रैक जाके बता रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं है। गुड्स बनाते थे यहाँ पे, एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज मिलती है, मालूम क्या? एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी मिलती है, तो एक्सपोर्ट करना जरूरी था, पर साला इंपोर्ट कोई कर ही नहीं रहा मुझसे कोई ले नहीं रहा। तो मैंने सोचा भाई एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है, जरा बुक खोल के देखिए। एक्सपोर्ट का मतलब है सेंडिंग गुड्स आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मैं गया देखा मैंने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ है, तो बोले ये पानी है। रुको रे, दिस इज ऑल वाटर,
दिख रहा क्या तुमको पानी? और आज ब्लू है पानी। क्या श्रीलंका? अरे वो लहर आई है, वापस जाएगी थोड़ी देर में। तो लोगों ने क्या बोला, बोले मेरे को एक्सपोर्ट की सब्सिडी तो चाहिए पर कोई इंपोर्ट कर नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, सब्सिडी के लिए गुड्स बनाता हूँ और इनको, ये इंडिया की बॉर्डर है, तुमको मालूम क्या, लैंड बॉर्डर के बाद वाटर की भी बॉर्डर रहती है अपनी 12 नॉटिकल माइल्स तक या जो भी है, तो ये बॉर्डर है अपनी, समझो पानी की। तो इसके बाहर ले गए और समुद्र में डुबा दिए। एक्सपोर्ट हुआ ना? क्यों नहीं हुआ एक्सपोर्ट? हुआ ना। एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं? पर कौन बावला 30 रुपए की सब्सिडी के लिए 100 रुपए का गुड्स डुबाएगा? ये भी है, बराबर है कि नहीं? तुम तो ऐसे बावले नहीं हो, तुम ऐसे शाणे नहीं हो। उसके अंदर वो 100 रुपए का गुड्स नहीं रखेगा, वो 10 रुपए की रद्दी डालेगा, समझ रहे हो? वो करेगा रद्दी एक्सपोर्ट, नाम लेगा प्रेशियस गुड्स का और उसको देगा डुबा, वहां पे पानी में डुबा देगा। 30 रुपए गवर्नमेंट की सब्सिडी। यही करो, रद्दी लाओ, डुबाओ, पैसे कमाओ, नेट गेन 20 रुपीज। दिस इज एक्सपोर्ट। क्या नहीं, क्या क्या गलत क्या है इसके अंदर? हाँ, क्या नहीं होगा? ये मतलब चलो ना, अपन खड़े हैं, अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपन ने ये वाली एक्टिविटी करी, एथिकल गया, एथिक्स गया तेल लेने। इंडिया में किस में एथिक्स है? एथिक्स गया तेल लेने। अब बताओ कि ये एक्टिविटी हो सकती है या नहीं? तुम इतने शाणे तो हो नहीं, पर गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा शाणी है। वहां पर वो चेकिंग करती है उसकी, बराबर है, कि उसके अंदर रद्दी भरी है कि क्या भरी है, बराबर। तो तुम इतने बावले हो नहीं कि ऐसा करोगे, नहीं, तुम इतने शाणे नहीं हो। गवर्नमेंट के साथ सेटिंग नहीं होती क्या? सब चीजें हो सकती है भाई। गवर्नमेंट के साथ करो सेटिंग, 20 रुपए कमाए, 10 रुपए कस्टम ऑफिसर्स को दे दिए, हो सकता है ये करने का। कैसा? अरे इसकी तो फोटो खींच, मैं इसकी आज फोटो खींचूंगा, इतना अच्छा बनाया मैंने आज इंडिया। ओके, सो देयर आर बैरियर्स। अब अपने को कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैंने अब तक बताया? इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ कंस्ट्रेंट, इंफॉर्मेशन कैन बी अ कंस्ट्रेंट, टेक्नोलॉजी कैन बी कंस्ट्रेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंस्ट्रेंट, इकोनॉमिक aspects can be a constraint. What is meaning of economic aspects? इकोनॉमिक्स, हाँ, टैक्स भी आ सकता है उसके अंदर। टैक्स आ सकता है अगर मेरी कंट्री में रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन चल रहा है, रिसेशन का मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो गुड्स खरीदेगा कौन? तो उसके कारण ये भी तो कंस्ट्रेंट है कि मेरा ऑब्जेक्टिव तो बहुत भारी है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन कोई गुड्स परचेज करने के लिए नहीं है। पता चला मुझको कि ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, तो वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। अदर फैक्टर ऐसा हो सकता है कि सडनली, अभी बीजेपी गवर्नमेंट थी, अभी पिछले 10 ईयर की बात कर रहे हैं, मैं कुछ एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। बीजेपी की अब तक गवर्नमेंट थी और सडनली कांग्रेस आ जाता, बराबर है, तो ऐसे समय क्या होता? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बिजनेस को फर्क पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। कोई भी स्टेबिलिटी चाहता है। अगर तुम भी देखो ना, यहां पर आकर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा कोई और पढ़ाएगा आकर मेरे सब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम जाएगी ना तुमको, इतना तो जाएगी ना। डूब मरना, आज मैं लाऊंगा कटोरी में पानी लाऊंगा, डूब मरो तुम। कितनी 40 कटोरियां लाऊंगा, देखना, सब मरना उसी के अंदर। तुम मत मरना, तुम मेरे साथ, तुझ मेरा भाई, ठीक है? इस चलता है। देखो, अपोजिशन ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी एक गवर्नमेंट के लिए। अगर अच्छा स्ट्रांग अपोजिशन ही नहीं है ना, तो गवर्नमेंट भी काम नहीं करेगी। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, या एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कंसिडर करना है करो। बीजेपी भी अगर अच्छा काम नहीं करेगी, अगर अच्छा अपोजिशन नहीं होगा, हर चीज के लिए टांग खींचने वाला चाहिए, तभी अपने को डर लगता है। लेटेस्ट से ये बीजेपी है, कांग्रेस है, दो अपोजिट पार्टी है,
अगर अपन ने ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया बीजेपी पे, अल्टीमेटली उसमें भी तो लोग ही है ना, वो लोग भी तो करप्शन कुछ कर सकते हैं। पर ये कंटिन्यूअसली बताया जा रहा है, सर ये ऐसा कर रहा है, सर ये ऐसा कर रहा है, ये राफेल ले आया, ये वो ले आया, ये फलाना चीजें ले आया, कंटिन्यूअसली उसको पोक करता रहता है, तो ये भी अब गलत काम करने से डरेगा। तो डेमोक्रेसी, ये एंटरप्रेन्योर वाली मस्ती है क्या तेरे अंदर? ये कभी भी आता है, बल्ब चालू कर दो। हाँ ना, उंगली बहुत ज्यादा है कर, क्या है ये? मतलब पूरी क्लास को जरूरत थी भाई, अच्छा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स और रीड करो पेज नंबर 5.7 पे जितने पॉइंट है, कोई भी डाउट है मुझसे पूछना। और कल से नोटबुक लेकर आना, एटलीस्ट 50 पेज की नोटबुक प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। कॉस्ट और रेवेन्यू का टॉपिक के अंदर ना बहुत ग्राफ बनाने पड़ेंगे अपने को। 15 मार्क्स तो एक्सपेक्ट करना। अगले 3 चैप्टर नहीं, 3 नहीं, 5 लेक्चर में जितना अपन पढ़ने वाले उसमें से 15 मार्क्स एक्सपेक्ट करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नोटबुक लेकर आना, नहीं तो हाथ पे बनाना, जो करना है करना। आप क्या, मी कशाला लिहू वहीवर, मला गरज नव्हती याची। पढ़ो ना। पढ़ने के लिए टाइम दिया है, हंसने के लिए नहीं। हंस क्यों रहे हो? कल से मैं अरेंजमेंट चेंज करूंगा बैठने की सबकी, एटलीस्ट मेरी क्लास के लिए। नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा तुमसे, बता रहा हूँ। बुक कहाँ है? 3, और तुम दोनों की बुक कहाँ है? बुक किधर है? क्या है, सीरियसनेस है या नहीं? क्या बुक्स नहीं ला रहे? और कौन नहीं लाया बुक आज? आके चेक करना पड़ेगा क्या मेरे को, कौन नहीं लाया बुक? कौन नहीं लाया ये बोल दो, किसने किसको पास ऑन करी बुक बाद में देखना, कौन नहीं लाया? तू प्रजय, क्यों नहीं लाया? ये भूलने वाली चीज थोड़ी है, तुम्हारी जिंदगी में एक ही काम है, कपड़े धोने के अलावा यही तो काम रहता है तुमको। हफ्ते में एक बार कपड़े धोते हो, उसके अलावा क्या करते हो? 6 दिन तो पढ़ने के लिए है ना, बुक मत भूला करो यार। तुम्हारा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बना है जिसको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बुक ला नहीं रहे तो ये फिर कैसे होगा? चलो पढ़ो, कल से बुक लाना सब। तुम में से कोई भी ना नोट्स नहीं बनाता है, मतलब बुक के साइड में अगर कोई ऐसा पॉइंट लगा कि यार ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम्पल, इसे कोई भी नहीं करता। बुक ऐसे कोरी अच्छी नहीं लगती है। वापस नहीं पढ़ना है अपने को, समझो, नवंबर के बाद वापस नहीं पढ़ना है इस बुक को, तो कर दो गंदी।
कौन कौन नहीं आया आज? प्रशांत, कृष्णा, क्रांति, और गर्ल्स में कोई है जो नहीं आया है? तुम्हारे साथ बैठते थे ना निकिता, ये कब आने वाले हैं? तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे, पूछना कब आ रहे हैं। और एक और एब्सेंट है, निकिता, आंचल, हाँ, प्रथमेश। ओके, अदर कंस्ट्रेंट का फर्स्ट पॉइंट, कंटेजियस वर्ड एक्सप्लेन किया है। कंटेजियस का मतलब क्या होता है? जो स्प्रेड होता है, ठीक है। ग्रेट रिसेशन, नहीं 2008 का रिसेशन आया था, मालूम है क्या तुमको? नहीं मालूम? पेज नंबर 8.5 देखो, 8.5, उसमें दिख रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-2009 में इनिशिएट हुए थे, स्टार्ट हुए थे यूएस से, बराबर। वहां पे स्टार्ट होने के बाद ना अपन उस कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं, वहां से इंपोर्ट भी करते हैं। अपने कुछ लोग वहां पे रेसिडेंट भी हैं, वहां से अपने को बिजनेस भी मिलता है, वहां की कंपनी की यहाँ पे ब्रांचेस भी है। तो ये रीजन से ना वहां पे इफेक्ट हो रहा है यूएस में, तो वो इफेक्ट अपने ऊपर भी आएगा। इसको बोलते हैं कंटीजियस इफेक्ट, या तो एक और नाम बोलते हैं इसको स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर का मीनिंग समझो, ग्लास देखा है क्या? देखा होगा, स्टील का, कांच का, जो भी है। पानी भर दो उसके अंदर फुल, और भरते जाओ, मतलब उसकी कैपेसिटी फुल होने के बाद भी भरते जाओ, क्या होगा? पानी बह जाएगा। इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। मतलब उस कंट्री के अंदर पूरा का पूरा रिसेशन वगैरह भी आ गया, तो अब दूसरों के ऊपर भी स्प्रेड होगा, और इसको कंटीजियस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कंटीजियस ये वर्ड कहीं सुना है क्या तुमने? कहां सुना है वर्ड कंटीजियस? किधर सुना है? डिसीजेस, डिसीजेस कंटीजियस डिसीजेस होती है, उसका मतलब क्या है? जो स्प्रेड होती है। तो उसी तरीके से ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, कोई कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है। जो कंस्ट्रेन है ना, कोई बड़ी कंपनी पे कंस्ट्रेन आता है, पर कंटीजियस इफेक्ट होने के कारण ना सबके ऊपर स्प्रेड होता है। लेटेस्ट से तुम्हारी छोटी सी फैक्ट्री है और बाइक मैन्युफैक्चर करते हैं, बाइक मैन्युफैक्चर करने के अंदर ना तुम एक छोटा सा कंपोनेंट प्रोवाइड करती हो, लेटेस्ट से बॉल बेरिंग। बेरिंग समझता है सबको? बॉल बेरिंग, ठीक है। ये बाइक बनाता है, कावासाकी निंजा बनाता है, ठीक है। ये उसके पैनल, हेडलाइट वगैरह तुम सब बनाते हो। बहुत बड़ा रिसेशन आया और इसकी सेल ही नहीं हो रही है। बड़ी कंपनी ये है या तुम लोग हो? वो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तुम तो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जो इसको प्रोवाइड करते हो। बहुत इंपैक्ट पड़ा है इसके ऊपर, बराबर है। प्रॉब्लम इसके यहां से इनिशिएट हुई, तो इसने ना ऑर्डर प्लेस करना बंद कर दिया तुम लोगों के पास। तुम्हारे को भी अफेक्ट होगा क्या? तो इसको बोलते हैं कंटीजियस इफेक्ट। तेरे कारण इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल में समझा फिर ना? कंटीजियस इफेक्ट को स्पिल ओवर इफेक्ट भी बोलते हैं। SPILL डैश OVER EFFECT। फिस्कल लिमिटेशन के अंदर RBI की लिमिटेशन आ सकती है। फिस्कल मतलब क्या होता है? सॉरी, फिस्कल, फिस्कल मीन्स लेट अस से बजट इस बार डिक्लेयर किया। फिस्कल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी।
तुम सिगरेट मैन्युफैक्चर करती हो और सिगरेट मैन्युफैक्चर करती हो और गवर्नमेंट ने बोला कि पहले अर्लियर टैक्स रेट वॉज 50% ऑन दिस, जीएसटी 50% है, अभी 200% कर दिया जीएसटी उसके ऊपर, तो ये कंस्ट्रेन है कि नहीं तुम्हारे लिए? अब सिगरेट कैसे बेचोगी तुम? बराबर है कि नहीं? तो ये हो सकता है फिस्कल। मालूम है कि गुड्स पे 200% भी टैक्स लगता है, मालूम क्या? तुम तो 18% जीएसटी के लिए रोते हो, लेकिन 200% लगता है। पर सोचो कौन से गुड्स पे लगता होगा? हजार्डस गुड्स पे लगता है जनरली। हाँ, मतलब ये सारे हजार्डस ही है। और क्यों लगाती है गवर्नमेंट? देखो, टैक्स लगने के कारण ना रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ने के कारण लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ गया, डिमांड गिरनी चाहिए। पर ये जो बेवड़े हैं, जुआरी सटोरी है, इनकी थोड़ी डिमांड इलास्टिक है, ये तो डिमांड इन इलास्टिक है, कितना भी टैक्स डालो। बोल, लग्जरियस गुड्स नहीं है ये हजार्डस है। लग्जरियस गुड पे 28% रखते हैं या थोड़ा ज्यादा रखते हैं। 200% किस पे रखते हैं? बाइक पे कितना है? 100% है बाइक पे, 100% जीएसटी है। कौन सा टैक्स और लगता है? हार्ली डेविसन इंपोर्ट, दैट इज कस्टम्स, वो कस्टम ड्यूटीज है। कस्टम्स अलग है, जीएसटी अलग है। जीएसटी इंडियन लॉ के लिए एप्लीकेबल है, कस्टम्स जो है वो इंपोर्ट के केस में एप्लीकेबल है। तो मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। क्यों ऐसा करते हैं? ये बोल रहा है कि हार्ली डेविसन के ऊपर 100% टैक्स है। 100 रुपए की अगर मान लो कमोडिटी आती है तो 200 में सेल होता है, टैक्स 100 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। बताओ क्यों ऐसा? क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा? इंपोर्ट को डिस्करेज करना है। क्यों इंपोर्ट को डिस्करेज करना है? ताकि इंडिजिनियस मतलब कंट्री में ही प्रोडक्शन बढ़ाना है। बराबर है? कंट्री में क्यों प्रोडक्शन बढ़ाना है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है। ये रीजन से बाहर का सामान यहां नहीं आना चाहिए। बराबर है? ये रीजन से कैसे अब इसको रिस्ट्रिक्ट करना? इसको रिस्ट्रिक्ट करने का एक ही तरीका है, ड्यूटीज बढ़ा दो। पर सिगरेट के ऊपर 200%, 300%, 500% कर दो, फूकने वाला फूकेगा ही। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू से मतलब है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू से मतलब है, लोगों को फूकने से मतलब है। और शिवराज कैसी है वो? मेरा पूछना फर्ज है, समझा करो, पूछा, हर एक का हाल चाल पता रखना चाहिए ना, ठीक ना? जस्सी नहाना चालू कर दिया? नहाना चालू कर दिया? चालू कर दिया ना? पार्थ आज राज सर को परेशान तो नहीं किया? हाँ हाँ, वही मैंने वही पूछा, राज सर को परेशान तो नहीं किया ना? चलो, कोई प्रॉब्लम क्या? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आई? ये तो 5 मिनट पहले ही पढ़ के हो गया था तुम्हारा, है ना? ऐसे इधर उधर ही देख रहे थे, टीप रहे थे, टाप रहे थे। चलो, क्या क्या पढ़ा अब तक अपन ने? एंटरप्रेन्योर के केस में एंटरप्रेन्योर की मीनिंग पढ़ा, उसके बाद उसके फंक्शंस पढ़े। क्या है उसके 3 फंक्शंस बताओ? IRI, इनिशिएटिंग द बिजनेस, रिस्क टेकिंग, और I स्टैंड्स फॉर इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक के अंदर पहला सर्वाइवल, फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव? देखो, बिजनेस सर्वाइव कर गया, ग्रो भी कर रहा है, अब क्या करना है? अब प्रॉफिट कमाना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी ठीक है, अब सोसाइटी के लिए भी कुछ कर। सोसाइटी के लिए क्या? अपने ह्यूमंस के लिए भी कर, किया, सबके लिए हो गया, नेशन के लिए भी कर। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में तेरे को कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स आएंगे। कौन कौन से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन एक बैरियर हो सकता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी एक हो सकता है, और कौन से बोले इसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो सकता है, और अदर्स में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने को पढ़नी है भैया इसको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये कंस्ट्रेंट्स है, ये हर्डल्स है, ये हर्डल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ चीजें हो सकती है। तो अपन लास्ट इसमें सेक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली ये कंस्ट्रेंट का ही पार्ट है, प्रॉब्लम्स। इसके अंदर पहला प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव। अब भैया ऑब्जेक्टिव कैसे प्रॉब्लम हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए? बुक बंद।
एंटरप्रेन्योर के लिए ऑब्जेक्टिव कैसे एक प्रॉब्लम हो सकती है मीनल? अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। किससे क्वेश्चन नहीं पूछा है 2 दिन से? हर्षद, तेरे को भी दुश्मन बाजू में ही मिल गया। हाँ, अपने ऑब्जेक्टिव बता प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं। एक मूवी देखी है क्या तुमने? कपिल शर्मा की थी, उसकी 3 वाइफ रहती है। किस किस को प्यार करूं ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? हर एक को प्यार करूं, पर प्रॉब्लम था किस किस को प्यार करूं। तो ऑब्जेक्टिव तो नेक है भाई, लेकिन कौन से ऑब्जेक्टिव को पहले फुलफिल करे? ऊपर वाली, बीच वाली, नीचे वाली? प्रॉब्लम आ रही थी ना उसको। वैसे ही इस बेचारे के 5 ऑब्जेक्टिव है, सोशल है, नेशनल है, ऑर्गेनिक है, इकोनॉमिक है। कई बार प्रॉब्लम तो आती होगी ना, एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के चक्कर में सोशल ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बराबर है। कई बार उससे प्यार करने के चक्कर में इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब मूवी के थ्रू भी समझ जाओ तुम, ठीक है? किस किस को प्यार करूं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल करूं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है उनकी। समझ में आया क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि 2 ऑब्जेक्टिव कभी कॉन्फ्लिक्ट करें? 2 ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? पैसा कमाना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या? सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना। सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा तो तेरा प्रॉफिट भी तो कम होगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को तुझे थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। ऐसे समय क्या करना चाहिए? हर चीज को बैलेंसिंग करके चलना चाहिए। 3 घंटा उसके साथ, 3 घंटा इसके साथ, 3 घंटा उसके साथ। मूवी के हिसाब से बता रहा हूं, तुम लोग क्या, ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। देखा है क्या तुमने किसी की 2-2, 3-3 शादियां? ऐसी सारी सोसाइटी की गलत चीजें तुमने सब देखी है, सीख के आए हो सब। लोकेशन ऑफ प्लांट, लोकेशन ऑफ प्लांट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताओ क्यों? लोकेशन ऑफ प्लांट सही है एग्जांपल। लोकेशन ऑफ प्लांट ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किधर प्लांट सेट करूं, चाकन में डालूं, उड़ीसा में डालूं, बिहार में डालूं, किधर डालूं? बराबर है कि नहीं? गुड़गांव नोएडा में डाल दिया तो लोग फैक्ट्री समेत मुझको भी उठा के ले जाएंगे। लोकेशन का इशू। अगर वही मैंने चाकन वगैरह साइड डाल दिया तो लेबर की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेस नहीं वहां पे इतने ज्यादा। और अगर मैंने उड़ीसा वगैरह साइड डाल दिया तो शायद कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मैं हूं पूना का लेकिन मेरे को फैक्ट्री डालनी पड़ी उड़ीसा साइड। तो लोकेशन ऑफ प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ प्लांट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट अगर तुम बैकवर्ड एरिया के अंदर प्लांट डालते हो तो सब्सिडीज देती, मालूम क्या तुमको? बहुत फायदे हैं बिजनेस करने के। अब ये फायदे क्यों हैं? क्योंकि तुम देखो 40 लोग देखो यहाँ पे, 30-40 जो भी है, कोई बिजनेस करना चाहता है क्या? नहीं करना चाह रहा है। इसी तरीके से तुम कंट्री लेवल पे देखो, बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अगर कोई बिजनेस करेगा ही नहीं तो तुम लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? बराबर है कि नहीं? और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलते? चल भाई बिजनेस डाल, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, मैं सब्सिडी देता हूं, मैं जेब से पैसा देता हूं। गवर्नमेंट जेब से पैसा नहीं देती, तुम से ही टैक्स कलेक्ट करेगी और उन लोगों को देगी और वो लोग तुमको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो लोकेशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। साइज ऑफ प्लांट, साइज ऑफ प्लांट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ा प्लांट का साइज अगर करना है तो बहुत ज्यादा खर्चा लगता है मेरे को, उसके अंदर बड़ी मशीनरीज लगानी पड़ेगी, उतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं रहा, तो उतनी डिमांड ही नहीं रही मार्केट में। तो फिर सर छोटा डाल दो, मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन कैसे करूंगा फ्यूचर के अंदर? प्रॉब्लम देखो ना उस बेचारे की। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर रीड कर लेते हैं। द फर्म हैज टू मेक डिसीजन ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी एम्प्लॉयड। श्री बता इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट लाइन का क्या लगता है तुझे मीनिंग? अ फर्म हैज टू मेक डिसीजन on the matter of production process to be employed and the type of equipment to be installed based on factor production design technology etc etc. फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ये चीज पढ़ी है। अगर मेरी कंट्री लेबर अबैंडेंट है तो मैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, और मेरी कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव है
तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज बोली है। और अगर मेरी कंट्री लेबर अबैंडेंट है लेटस से, और मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ, कैपिटल इंटेंसिव, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लो। मेरी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है एंड आई एम मेकिंग यूज ऑफ लेबर्स, कॉस्ट विल बी हाई। तो एक सिंपल लॉजिक है भाई, कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल इंटेंसिव यूज कर, लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव यूज कर। बोले तो क्या मतलब है इसका? लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, हैंडमेड वन वाउंड से सारी चीजें। फिर कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है? मशीनरी ज्यादा रहती है, वर्कफोर्स कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे समय मशीन का यूज करो। तो कई बार उसको ये प्रॉपर मिक्स नहीं मिल पाता। The enterprise has to make a choice on the equipment and the process based on the evaluation of relative cost and efficiency. तो उसको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करना पड़ता है। फाइनेंस, भाई बिजनेस तो डालना है, बहुत बढ़िया बिजनेस है अपने पास, एक फ्लिपकार्ट जैसी एक ई कॉमर्स साइट ओपन करनी है अपने को। फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट ओपन करने के लिए पैसा लगेगा क्या अपने को? क्या लगता है तुमको? एक वेबसाइट ओपन करने के लिए पैसा लगता है क्या? बहुत लगता है, ठीक है। वेबसाइट ओपन करने के लिए तो नहीं लगता, पर उसको चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है। उसके ऊपर ट्रैफिक आए, ट्रैफिक आए मतलब सर्च आए, उसके ऊपर लोग सर्च करें उस वेबसाइट पे, इसके लिए लोगों को बहुत पुल करना पड़ता है अपनी तरफ। फ्लिपकार्ट के भी लेटेस्ट ऐड बताओ कैसी है? रणवीर सिंह है उसमें, रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर है, आलिया भट्ट है, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े जैसा दिखाते हैं वो। तो कर क्या रहे हैं? बेसिकली किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए भी खर्चा लगता है। तो भाई एक छोटा सा बिजनेस जिसमें आज पोटेंशियल नहीं है, फ्यूचर में पोटेंशियल दिख के आएगा, लेकिन पैसा आज लग रहा है, और ये पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस के थ्रू। मेरे को फाइनेंस से नहीं मिल रहा, ये भी तो प्रॉब्लम है। एंटरप्रेन्योर है क्या? बेसिकली माइंडसेट है एक। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? एक माइंडसेट कि मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके कुछ तो भी भारी वाला करके दिखा सकता हूं। माइंडसेट है मेरे पास, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम है, साला फाइनेंस नहीं मिलता मेरे को, ये भी तो प्रॉब्लम है उसकी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? एक ही आदमी सारे काम कर रहा है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी? तुम एक बात बताओ, एक ही टीचर आके यहाँ पे तुमको 5-6 सब्जेक्ट जितने भी सब पढ़ा रहा है, क्या वो लेवल ऑफ आउटपुट मिल पाएगा तुमको? नहीं मिल पाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय? हर एक को अपना काम देख के डिविजन ऑफ लेबर या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना चाहिए। पर मैडम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के लिए 6 टीचर्स लगेंगे, फिर 6 टीचर्स 6 गुना पैसा मांगेंगे, प्रॉब्लम आ गई। समझ में आया? तो आइडिया तो बहुत अच्छा है अपना कि 6 टीचर लेकर आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दे रहा है। मार्केटिंग, मार्केटिंग आज के टाइम पे इस एरा के अंदर सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है ना, वो मार्केटिंग पे होता है। बिलीव इट और नॉट, सबसे ज्यादा खर्चा मार्केटिंग पर होता है। तुम एडवर्टीजमेंट देखो, अगर एक नया फोन लॉन्च हुआ तो तुम देखोगे कुछ दिन में पूरे सिटी के अंदर उसके पोस्टर लग जाते हैं। सिर्फ एक सिटी नहीं, कितनी थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में सिटीज होगी, वहां पे लगते हैं पोस्टर। हर शॉप के ऊपर लगता है मार्केटिंग के लिए। हर एक ब्रांड अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर ढूंढती है। तो खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, और ये मार्केटिंग का खर्चा जेब से करना तो है नहीं, इसके लिए पैसा लगता है। फाइनेंस मिल नहीं रहा, तो मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम। यही रीजन है तुम लोग बिजनेस नहीं कर रहे। अगर मार्केटिंग का कोई इशू ही नहीं है, फाइनेंस तुमको मिल रहा है जितना चाहिए, और प्लान भी तुम्हारे पास अच्छा है, क्यों करोगे तुम किसी के अंडर जॉब? विल रीड मार्केटिंग, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्कवरिंग द टारगेट मार्केट बाय आइडेंटिफाइंग इट्स एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर। मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको ढूंढ के निकालो। लेट अस से साइंस कॉलेज के बाहर जाके मैं सीए की मार्केटिंग कर रहा हूं, फायदा है क्या कुछ? 1-2 आ जाएंगे, 3 आ गए हमारे पास, तो बराबर है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी गलत है या सही है मेरी? है गलत है। तो मैं क्यों गलत है? क्योंकि वहां पे मेरा टारगेट कस्टमर नहीं है। प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग द 4 P's, ये आता है क्वेश्चन के अंदर। 4 P's ये इनफैक्ट तुमको फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी आएगा। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। इसको वैसे ही पढ़ लेना चाहिए। प्रोडक्ट, वैरायटी, वैल्यू, वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकिंग, एसोसिएटेड सर्विस, यूटिलिटी एक्सेट्रा। प्रमोशन मतलब कम्युनिकेटिंग विथ
कंज्यूमर, पर्सनल सेलिंग, सोशल कॉन्टैक्ट्स, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी एक्सेट्रा. प्राइस रिगार्डिंग policies regarding pricing, discount, allowance, credit term, concession, etc. Place. Policy regarding coverage, outlet for sales, channel of distribution, location, layout of stores, inventory, logistics, supply chain management. जो एक एक वर्ड यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ ना, अगर एक्सप्लेन करने गया है एक एक वर्ड के पीछे एक एक लेक्चर ले सकते हैं अपन. बहुत बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो वास्ट है, जिसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटरमीडिएट लेवल पे तुमको कम से कम 2 घंटे के लेक्चर, मतलब 4 घंटे से सप्लाई चेन क्या होता है ये समझाने में लगे. तो मैं एक भी वर्ड यहाँ पे समझाऊंगा नहीं तुमको अगर मान लो कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो. इसके अंदर मैंने ये एक ही सेक्शन है जो सिर्फ रीड करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस पे अगर मैं डिस्कशन करने गया तो कम से कम 3 से 4 लेक्चर डिस्कस कर सकते एक एक वर्ड के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन. रीड करो, इसमें कोई प्रॉब्लम है. देता हूं 2 मिनट रीड करने के लिए. लास्ट पॉइंट रीड कर लेते हैं अपन. लीगल कंप्लायंस. वाई लीगल कंप्लायंस इज नेसेसरी. लीगल कंप्लायंस भी एक प्रॉब्लम होता है. अगर मेरे को एक फैक्ट्री सेट करनी है तो मेरे को कितने सारे लाइसेंस निकालने पड़ते हैं. लेटेस्ट से मुझे एक छोटा सा ढाबा ही ओपन करना है तो उसके लिए मेरे को फूड लाइसेंस लेना पड़ता है. तो ये सारे कंप्लायंस, ये भी तो कंस्ट्रेन है ना. कंस्ट्रेन क्यों है? क्योंकि ये लीगल कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट है. वो बोलते इतना हाइजीन मेंटेन करो, डस्टबिन के ऊपर ढक्कन हमेशा रख के रखो. आपने देखा क्या कोई भी साफ सफाई से करता है क्या काम? नहीं. इंडिया में तो एक कंस्ट्रेन है बेसिकली. तुम दूसरी इंडस्ट्री की बात कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उनको बहुत लीगल कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है. ये सारे वो फैक्टर है जिसके कारण एक एंटरप्रेन्योर डीमोटिवेट होकर जॉब करने चला जाता है. Industrial relation. Industrial relation means your relationship with other industry. If I talk about Tata, टाटा का मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गुडविल है, बहुत ज़्यादा नाम है. क्यों? क्योंकि उनके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. वहीं अगर अपन बात करें दूसरी कंपनी के, लेटेस्ट से रिलायंस, तो तुम देखोगे रिलायंस हाईली कॉम्पिटिटिव है. एयरटेल के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप आइडिया के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, हर एक के साथ कंपटीशन कर रहा है. तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन भी प्रॉब्लम देते हैं. लेटेस्ट से कल करके टाटा को कोई प्रॉब्लम आ गई तो बाकी की इंडस्ट्री उसकी हेल्प करने आ जाएगी, पर जियो को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, कोई हेल्प करने नहीं आएगा, उल्टा उसकी टांग खींचेंगे. तो ये भी तो प्रॉब्लम है. तो ये सारी प्रॉब्लम. नाउ यू कैन रीड. कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा. 4 P's तो ऐसे ही पढ़ लो, तुम्हारे बीकॉम में पढ़ा देंगे तुमको सिर्फ एक छोटा सा MCQ आएगा, व्हाट आर द 4 P's. तो तुमको बताना है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस.